लोकसभा चुनाव के आम चुनावों के नतीजों में बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला सकी। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इस साल बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 272 के पूर्ण बहुमत से कुछ अधिक सीटें मिली। वहीं विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को पिछले 2 आम चुनावों के मुकाबले इस साल अच्छा प्रदर्शन रहा। ये तो रहा चुनाव नतीजों, कौन बहुमत पाया, कौन बहुमत से पीछे रह गया। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया पर दुनिया भर के देश क्या सोचते हैं, आज की चर्चा इसी पर होगी। इस चुनाव पर दुनिया भर के देशों की नजर थी कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में और बड़े बहुमत से लौटेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बीजेपी को अपने घटक दलों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने निर्णायक तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण कर पाएंगे। पाकिस्तानी जनता का भारत के आम चुनावों में खासा दिलचस्प नहीं दिखा। इसका एक कारण है कि वो अपने घरेलू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संकट की चिंताओं से जूझ रही है। लेकिन आम पाकिस्तानियों का मानना है कि बीजेपी का सत्ता में लौटना भारतीय मुसलमानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बावजूद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने मोदी के शासन में भारत के आर्थिक विकास, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्रों में विकास की तारीफ भी की है। लेकिन भारत के साथ रिश्तों को लेकर कई अमेरिकी नेताओं ने कहा है कि यह सदी का सबसे अहम रिश्ता है। अगर भारत चीन के खिलाफ पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा हो जाता है तो पश्चिम और अमेरिका का जो वैश्विक दबदबा है वो पूरी 21वीं सदी तक चलेगा। लेकिन अगर भारत अमेरिका के खिलाफ हो जाता है और चीन रूस के साथ मिल जाता है तो पश्चिमी प्रभुत्व इसी सदी में खत्म हो जाएगा। इसीलिए भारत अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब विदेशी मुल्कों को मोदी के साथ डील करने में काफी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि भारत की विदेश नीति काफी आक्रामक हो गई थी। मसलन विदेशों में हत्याओं को लेकर उठा विवाद, अब वो पहले से अधिक खुश होंगे क्योंकि मोदी कमजोर हो जाएंगे। मोदी पिछली जुलाई में अमेरिका दौरे पर आए थे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा चरम पर था, लेकिन उसके बाद अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानियों की हत्या के बाद भारत सरकार और मोदी सरकार के कद पर बड़ा असर पड़ा है और पश्चिम में उनकी काफी आलोचना हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कमजोर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और शशि थरूर जैसे नेताओं की विदेश नीति पर आवाज और बुलंद हो जाएगी। वहीं अमेरिका में जो भारतीय समुदाय हैं वो इन नतीजों से थोड़ा निराश तो है, लेकिन इस बात से वो खुश भी है कि इस बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत में आम चुनाव बांग्लादेश के लिए भी बहुत अहमियत होते हैं। शेख हसीना के नेतृत्व में आगामी लीग की सरकार 2009 में जब से सत्ता में आई, बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। उस समय भारत में कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, दोनों देशों के बीच रिश्ते उतने ही गर्मजोशी रहे हैं, बल्कि इस दौरान दोनों देशों के बीच दशकों तक लंबित रहे मुद्दे भी सुलझाए गए। मनमोहन सिंह की सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ कई समझौते किए थे, जिसे बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू किया। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने हमेशा से कहा है कि वो भारत में किसी खास पार्टी की बजाय भारत सरकार के साथ संबंधों को निभाह करने पर अधिक ध्यान देते हैं। हालांकि भारत में किसी भी पार्टी की सरकार बने, शेख हसीना सबसे भरोसेमंद पार्टनर रही हैं और ठीक वैसे ही शेख हसीना की सरकार भारत को सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानती रही है। एक बात पर जो भारत के सत्तारूढ़ दलों में सहमति रही है वो ये कि बांग्लादेश से संबंधित नीति नहीं बदलेगी। लेकिन जब से नागरिकता संशोधन कानून लाया गया और जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान मुस्लिमों के साथ बर्ताव किया गया, उसने बांग्लादेश में थोड़ी असहजता पैदा की है, क्योंकि जो कुछ भी भारत में होता है उसका असर बांग्लादेश में भी होता है। बांग्लादेश एक मुस्लिम बाहुल्य देश है। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान मुसलमानों के प्रति बढ़ते गए रवैया का आम बांग्लादेशी भी आलोचना करते रहे। पिछले 1 दशक से बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना अधिक रही, क्योंकि भारत जिस तरह बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भूमिका निभाता है उसकी तीखी आलोचना हो रही है।
बांग्लादेश में पिछले 3 आम चुनावों में भारत की मोदी सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को खुला समर्थन दिया है। इसकी बांग्लादेश में काफी आलोचना हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत की आंतरिक नीति में क्या बदलाव आता है, इसे लेकर बांग्लादेश के लोगों की नजर रहेगी। नेपाल में कहा जाता है कि अगर दिल्ली में बारिश हो तो नेपाल में छतरी खुलती है। शायद यही कारण है कि भारत के आम चुनावों को लेकर नेपाल के लोग भी बड़ी उत्सुकता के साथ देखते रहते हैं। हालांकि देखा गया है कि दिल्ली में किसी की भी सत्ता आए, दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है और भारतीय आम चुनावों में जो नतीजे सामने आए हैं उससे नहीं लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों में कोई बड़ा बदलाव आएगा। भारत में हिंदुत्व के एजेंडों से जुड़ी पार्टी के सत्ता में होने के कारण नेपाल में भी हिंदू राज्य की पुरानी विरासत को पूर्ण स्थापित करने में रुचि रखने वाले लोग उत्साहित हैं। भले ही इस बारे में बीजेपी या मोदी ने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा हो। हालांकि दिल्ली में बनने वाली नई सरकार के सामने अपने सबसे करीबी पड़ोसी देश के साथ संबंधों को सुधारने और सुदृढ़ करने की एक लंबी लिस्ट जरूर है। पिछले कुछ समय से भारत नेपाल संबंध घड़ी के पेंडुलम की तरह संकट के एक छोर से दूसरे छोर पे जाती रही। जब 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी विपक्षी विदेशी यात्रा नेपाल में किया था, लेकिन उसी साल जब नेपाल ने नए संविधान को जारी किया तो भारत की ओर से सरहद पर अघोषित नाकाबंदी हुई थी। बाद में 2020 में सीमा के नक्शे को लेकर दोनों देशों के बीच शुरू हुई खटपट अब तक समाधान नहीं हुआ। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मैत्री संधि में बदलाव के मुद्दे और सेना में अग्निवीर की स्कीम के चलते भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की अटकी भर्तियां, बढ़ता व्यापार घाटा और ठप हवाई मार्ग जैसे कई मुद्दे हैं जो संबंध में खटास पैदा करते आए। नेपाल के सेंट्रल बैंक में अब भी 5 करोड़ मूल्य के वो पुरानी भारतीय नोट पड़े हैं जिन्हें 2016 में हुई नोटबंदी के बाद भारत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यूएई और भारत के बीच का रिश्ता सालों साल पुराना और बहुत मजबूत है। सरकार कोई भी हो, दोनों देशों के बीच व्यापार बना रहेगा। इस समय दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य 100 अरब डॉलर और 75 अरब डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। दोनों देशों के बीच जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तय हुआ था वो सबसे पहले 90 दिनों के भीतर हुआ था। उनका मानना था कि बाकी देशों के साथ रिश्तों में इसे मॉडल के रूप में लिया जाएगा। अगर यह एग्रीमेंट रहता है तो बहुत सारे क्षेत्रों पर काम का फोकस रहता है, मसलन हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा दोनों देशों में आदान प्रदान भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो स्किल और नॉलेज ट्रांसफर का मामला हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। इसीलिए कोई भी सरकार आए, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और संबंध वैसे ही रहेंगे बल्कि और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच जनता के स्तर पर आपसी रिश्ते काफी गहरे हैं। यूएई में भारतीय मूल की आबादी अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक है। सांस्कृतिक मूल्यों में भी दोनों देशों में काफी समानता है। अभी भी यहाँ मंदिर बना है। जो भी सरकार आए, यूएई और भारत के बीच रिश्तों में कोई फर्क नहीं आने वाला है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।